हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा। आज हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान की दूसरा लेसन जो कि अम्ल, क्षार एवं लवण है, इसके बारे में इसका रिवीजन करेंगे और जो भी आपकी परीक्षा के लिए चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ठीक है। और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करो जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षार, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अम्ल क्या होता है? तो अम्ल अम्ल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। देखिए अम्ल क्या होता है, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जो अम्ल होता है ये एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एसिड शब्द है अम्ल, जो इंग्लिश शब्द एसिड है वो किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो HCl, H2SO4 और HNO3 ये प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। इसके बाद सांद्र अम्ल कौन से होते हैं? तो सांद्र अम्ल वे होते हैं जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल अल्प मतलब कम मात्रा में होता है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तनु अम्ल किसे कहते हैं? तनु अम्ल क्या होता है? तो जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो, मतलब अम्ल की मात्रा कम हो जबकि जल की अधिक मात्रा होती है। मतलब सांद्र अम्ल का जस्ट उल्टा होता है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो ये अम्ल के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं क्षार के बारे में। किसके बारे में? क्षार के बारे में, जिसे हम कहते हैं बेस। क्षारक को क्या कहते हैं? बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? OH- देते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रबल क्षार के बारे में। प्रबल क्षार क्या होता है? NaOH, KOH या CaOH का होल ट्वाइस, ये प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो दुर्बल अम्ल में होता है NH4OH। अब देखिए क्षार क्या होता है? तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार करते हैं, जैसे NaOH, KOH। अभी हमने पढ़ा है MgOH, ये भी क्या है? क्षार है। आगे बढ़ते हैं। लवण। लवण क्या होता है? तो लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। यानी अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण। जैसे NaCl, KCl, ये क्या है? लवण है। क्या है? लवण। अब देखिए बात करते हैं सूचक के बारे में। किसके बारे में? सूचक, जिसे हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। यानी उस विलयन में अम्ल और क्षार कितना है इसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध या अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। जो इनका रंग हो या गंध है वो अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो सूचक हम देखते हैं। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सूचक 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या जिसे संश्लेषित सूचक बोलते हैं, और तीसरा गंधीय सूचक होता है। अब प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? तो ये पौधों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में। ये लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये आदि क्या होती हैं? प्राकृतिक सूचक। कृत्रिम, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। जो कृत्रिम सूचक होते हैं वो रासायनिक पदार्थ, इसमें मेथिल ऑरेंज आता है और फिनोल्फेथेलिन आता है। इसके बाद गंधीय सूचक, तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। जैसे प्याज हो, लौंग हो, तेल हो, लौंग तेल,
ये क्या होते हैं, गंधीय सूचक। अब इनके देखिए कौन क्या क्या है प्राकृतिक सूचक में। तो प्राकृतिक सूचक में एक तो है हमारा लिटमस। क्या है, लिटमस, जो लाल लाल को क्या में बदल देता है, नीले में। जबकि लाल पत्ता गोभी का रस ये लाल को हरे में बदल देता है। इसके बाद हल्दी, हल्दी में रंग रंग में कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि ये क्षार में मतलब अम्ल में इसका कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि क्षार में ये कैसा हो जाता है, लाल में बदल दिया जाता, लाल में बदल देता है। आगे देखते हैं अगला, हाइड्रेंजिया के फूल का रस। तो ये क्या करता है, अम्ल को नीले में बदल देता है, जबकि क्षार को गुलाबी में बदलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक में कौन सा है, फिनोल्फथेलिन। तो फिनोल्फथेलिन क्या करता है, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग मतलब अम्ल में ये रंगहीन होता है, जबकि क्षार में क्या करता है, गुलाबी रंग में बदल देता है। इसके बाद मेथिल ऑरेंज है, ये अम्ल के साथ लाल में बदल देता है, जबकि क्षार को पीले में बदल देता है। प्याज का रस, तीक्ष्ण गंध, इसकी तीक्ष्ण गंध होती है अम्ल में, जबकि क्षार में इसकी कोई गंध नहीं होती है। इसके बाद आते हैं गंधीय सूचक में, किस में आते हैं, गंधीय सूचक में हमने देख लिया प्याज का रस। उसके बाद वेनिला। तो वेनिला समान गंध रहती है अम्ल में, जबकि क्षार में इसकी कोई गंध नहीं होती है। इसके बाद अगला आता है लौंग का तेल। क्या आता है, लौंग का तेल, इसमें अम्ल में समान गंध रहती है, जबकि क्षार में इसकी कोई गंध नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, आगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, तो अम्ल व क्षार की रासायनिक गुण क्या होती हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो अम्ल धातु की अभिक्रिया, अम्ल की धातु की अभिक्रिया। देखिए अम्ल जब धातु के साथ अम्ल के साथ तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। जबकि क्षार जो होता है, क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, ये भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है 2HCl प्लस Zn। तो जब 2HCl और Zn दोनों, तो लवण क्या बनेगा, ZnCl2, और इसमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया है 2NaOH प्लस Zn। तो इसमें क्या बनेगा, लवण क्या बनेगा, Na2ZnO2, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये सोडियम जिकेट होता है। ठीक है, जिंकेट होता है। अब देखिए पॉप टेस्ट क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग में करती हैं। ये क्या होता है, पॉप टेस्ट। क्या होता है पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अब देखिए कैसे होती है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। तो सबसे पहले अम्ल के साथ देखते हैं। तो अम्ल के साथ जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। जबकि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अब इसके भी हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में देखो जैसे 2HCl है प्लस Na2CO3 है, तो ये लवण क्या बनेगा, 2NaCl, इसमें CO2 गैस निकलेगी, साथ ही H2O जल भी निकलेगा। तो ये अम्ल प्लस Na2CO3 क्या है, धातु कार्बोनेट, ये NaCl लवण बना, CO2 और जल भी बना है। ठीक है, आगे एक और देखते हैं, जैसे HCl है, HCl जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaHCO3, ये NaCl मतलब बनाएगा लवण और CO2 गैस निकालेगा और H2O जल भी निकालेगा। तो ये हमने ये पढ़ा है कि धातु कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करता है, केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। आगे बढ़ते हैं, चूने के पानी का टेस्ट कैसे होता है। तो चूने का पानी, तो उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया मतलब सफ़ेद हो जाता है। जैसे देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। तो जैसे ही इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो CaCO3 प्लस H2O मतलब जल बनता है, सफ़ेद अवक्षेप निकलता है इसमें। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होता है, तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 मतलब जब ज़्यादा हम CO2 प्रवाहित करते हैं तो CaHCO3 का होल ट्वाइस, तो ये जल में घुलनशील हो जाती है, जल में घुल जाती है। अब देखिए आगे अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कैसे होती है, तो जब अम्ल और प्लस क्षार जब मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और
जल बनाती हैं। आगे देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेषित प्रभाव या क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, मतलब या तो अम्ल ही बन जाएगा या क्या बन जाएगा, क्षार, तो परिणाम स्वरूप जो लवण और जल प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जब मिलते हैं तो NaCl बनता है, यानी नमक बनता है, और साथ में H2O मतलब जल की अभिक्रिया होती है। अब देखते हैं कैसे अभिक्रिया होती है। देखिए, अगर प्रबल अम्ल है प्लस दुर्बल क्षार है तो लवण कैसा बनेगा, अम्लीय लवण, यानी जो प्रबल होता है उसका लवण बनता है, प्लस जल सब में बनता है। अब देखिए दूसरा, जैसे अगर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण बनेगा, यानी जो प्रबल होगा, यहाँ पर प्रबल क्या है, क्षार, तो क्षारीय लवण बनेगा। यहाँ प्रबल क्या था, अम्ल, तो अम्लीय लवण बनेगा और जल सब में बनता है। आगे देखते हैं, जब दोनों में प्रबल अम्ल हो प्रबल क्षार होता है तो वो लवण बनता है उदासीन लवण। कैसा बनता है, उदासीन लवण, और जल सब में बनता है। जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होता है तो इसमें भी उदासीन लवण बनता है और जल बनता है। अब देखते हैं आगे, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या होती है। तो धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनाता है। जैसे CuO है और ये HCl से अभिक्रिया करेगा तो CuCl2 बनेगा प्लस H2O निकलेगा। यानी कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है, यानी कॉपर क्लोराइड बनेगा तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, यानी जो धात्विक ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे CuO है, MgO है, तो ये कैसी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार जब होता है तो ये क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। जैसे CO2 है प्लस Ca है तो ये क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस H2O जल बनाता है। यानी अधात्विक ऑक्साइड में प्रवृत्ति अम्लीय होती है, यानी धात्विक में कैसी होती थी, क्षारीय, इसमें होती है अम्लीय होती है, तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी जो अधात्विक ऑक्साइड होती है उसमें हम किसको प्रभावित करती हैं, विद्युत धारा को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार, तो जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न होते हैं, यानी जल की उपस्थिति में किसका, H+ आयन होते हैं। तो H+ आयन यानी H3O3 यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, तो H+ H2O ये क्या बनेगा, H3O+, HCl प्लस H2O ये क्या बनेगा, H3O प्लस Cl-। जल की उपस्थिति में क्षारक क्या होता है, जब अम्ल होगा तो H+ आयन और क्षार होगा तो OH- देता है। जैसे देखो NaOH, तो NaOH जब हम जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो Na प्लस OH- देगा। MgOH का होल ट्वाइस, तो इसमें H2O, यानी जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो Mg2+ और 2OH- देगा। अब आगे देखते हैं नीचे, तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होती हैं, जितने भी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होती हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी जो जल में घुल जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षार। सभी क्षार क्षारक होते हैं, यानी जो सभी क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ध्यान रखने वाली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सभी क्षार क्षारक तो होते हैं लेकिन परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। हमने पहले पढ़ा था ऊष्माक्षेपी, तो जिसमें ऊष्मा निकलती है। जैसे जल में जल डाला अम्ल में तो ये अभिक्रिया नहीं है, लेकिन अम्ल को, यानी अम्ल में हम जल को नहीं डाल सकते, अम्ल में जल को नहीं डाल सकते, लेकिन जल में हम अम्ल को डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रित असल्फित होकर बाहर आ सकता है। यानी अम्ल अगर हम डायरेक्ट थोड़ा पानी डालेंगे तो बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। जब साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण
कांच का पात्र भी टूट सकता है। जैसे हम कई बार देखते हैं चूने में अगर पानी डालते हैं तो वो जिस बर्तन में वो रखा रहता है वो फूट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जल को अम्ल में डालने से तो मिश्रित असल्फित होकर बाहर आ सकता है, मतलब बाहर निकल सकता है। साथ ही स्थापीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अम्ल प्लस धातु, तो जब अम्ल और धातु मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और H2 प्लस अन यानी धातु के साथ। और जब धात्विक ऑक्साइड के साथ क्या बनता है, तो लवण और जल इसमें भी बनता है। धातु अम्ल की अभिक्रिया है ये। आगे देखते हैं। धातु बाई कार्बोनेट के साथ, जब धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और प्लस CO2 प्लस जल बनता है। साथ ही साथ क्षारक के साथ तो लवण प्लस जल बनता है। धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्या होता है, तो धातु बाई कार्बोनेट के साथ लवण प्लस CO2 और जल बनता है। ये अम्ल की अभिक्रिया है। ठीक है, लवण की क्या होती है, तो लवण की क्या होती है, तो लवण क्षारक की अभिक्रिया क्या होती है धातु के साथ, तो लवण और H2 बनाती है यानी हाइड्रोजन गैस। आधात्विक ऑक्साइड में लवण प्लस जल बनाती है। धातु बाई कार्बोनेट के साथ हमने पढ़ा था कि कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अम्ल के साथ क्या बनाती है, लवण प्लस जल बनाती है। और धातु कार्बोनेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल व क्षारकों में समानता, तो अम्ल और क्षारों में क्या समानता होती है, तो सभी अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो सभी H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि सभी क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई अम्ल क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई या आयतन की कमी हो जाती है जब हम अम्ल या क्षार को मिलाते हैं। अब देखिए क्षार तथा अम्ल की प्रबलता कैसे मापते हैं, तो किसी भी क्षार या अम्ल की प्रबलता को उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी H प्लस आयन ज़्यादा होंगे या OH माइनस ज़्यादा, जो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उस पर निर्भर करेगी। अब देखिए किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता पर हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वो सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, तो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है जो सार्वभौमिक सूचक होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है pH स्केल। क्या आता है, pH स्केल। ठीक है, तो किसी भी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। ठीक है, क्या है pH स्केल, तो pH में P है जो पुषांश, क्या बोलते हैं, पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, क्या होते हैं, शक्ति। अब देखिए अगर pH बराबर 7 यानी pH का मान 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन विलयन। यानी अगर pH जो है वो 7 से कम है, क्या है, 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय विलयन। अगर pH 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय विलयन। ठीक है, यह pH स्केल यह स्केल 0 से 14 तक का pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी pH स्केल की जो बाउंड्री होती वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 से 14 के बीच होती है। अब देखिए दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या है, तो दुर्बल अम्ल हमने देखे थे CH3COOH है, H2CO3 है, जबकि प्रबल अम्ल क्या है, HCl H2SO4 HNO3, ये प्रबल अम्ल है। जबकि हम दुर्बल क्षार की बात करते हैं तो NaH4OH है, जबकि NaOH KOH और CaOH का होल ट्वाइस, ये प्रबल क्षार है। अब देखिए यानी बढ़ती हुई संख्या, यानी 7 से इधर की साइड जाती है तो क्या होता है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति होती है, इधर जाएगी तो बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति होगी। इधर H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, इधर H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होती है, यानी जब क्षारीय होता है। और बीच में जो 7 होता है ये कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। अब देखिए दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है, दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है, तो देखिए पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी हमारे शरीर में 7 से 7.8 pH 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। यानी हमारे शरीर का जो pH मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच होता है। जबकि वर्षा जल की pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा होती है। यानी वर्षा जल का
पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। बहुत बार पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम जब होगी तो कौन सी वर्षा हो जाएगी, अम्लीय वर्षा। अब देखिए मिट्टी का पीएच क्या होता है। तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पचाने में सहायक होता है। यानी हमारे शरीर में जो कौन सा अम्ल भोजन को पचाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको भी याद रखना है। ठीक है, आपच की स्थिति में, यानी हमारे अंदर जाकर भोजन नहीं पच रहा है तो आपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। यानी जब हमारा शरीर में पेट में जहाँ अम्ल या क्षार का वो हो जाता है तो क्या होता है इसमें अधिक मात्रा में, तो जब हमारे शरीर में जो अपच की स्थिति में उदर में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। हमारा पेट क्या हो जाता है, दर्द करने लगता है। आगे देखते हैं, यदि इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसिड जैसे मात्रक क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। क्या करता है, अम्ल की मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी हमारे दांत कैसे गिरते हैं। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। आगे देखते हैं, देखो दांतों का एनेमल यानी जो दंत बलक होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। यानी हमारे दांत जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो याद रखना जबड़ा। और जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 कम होने पर संक्षारित हो जाता है, यानी दांत गिरने लगते हैं। आगे देखते हैं, तो क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अत्यधिक मात्रा में उदासीन किया जाता है। यानी जो दंत मंजन होते हैं उनमें काय का प्रयोग किया जाता है, अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन करना। अब देखते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, यानी पशुओं, तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। यानी जो मधुमक्खी होती है वो एक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यानी जो हम मक्खी काट लेती है तो हमें दर्द और उसका जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गई अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। यानी यहाँ जहाँ हमें मधुमक्खी ने काटा है, अगर हम वहाँ बेकिंग सोडा का उपयोग कर लेते हैं तो हमारी जो आराम मिलता है हमें। नेटल एक पत्ती होती है, तो नेटल के डंक वाले मेसेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। यानी जो नेटल की पत्ती होती है वो कौन सा अम्ल छोड़ती है, मेसेनोइक अम्ल। ध्यान रखना, मधुमक्खी कौन सा छोड़ती है, तो मधुमक्खी के डंक में भी होता है। ठीक है, अम्ल होता है जिसके कारण हमें, और नेटल की पत्ती मेसेनोइक अम्ल छोड़ जाती है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। यानी डॉक पौधे की पत्ती रगड़ लेंगे तो उसमें हमें जलन का थोड़ा अनुभव कम होगा। अब देखते हैं लवणों का पीएच। तो देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब मिलते हैं तो उदासीन लवण बनता है, यानी जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलते हैं तो अम्लीय लवण बनता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलते हैं तो क्षारीय लवण बनता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं साधारण नमक के रसायन। तो साधारण नमक के रसायन कैसे हैं, तो नंबर 1 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसे NaOH बोलते हैं, व्यंजक चूर्ण जिसे CaOCl2 बोलते हैं, बेकिंग सोडा NaSCO3, ये सूत्र भी याद रखना है, धोने का सोडा तो Na2CO3 इंटू 10H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है CaSO4 का CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, व्यंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा का NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने से यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। 2NaCl प्लस 2H2O, तो इसमें NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस निकलती है। इसे एनोड पर Cl2, एनोड पर क्या निकलती है Cl2 और कैथोड पर H2 गैस निकलती है। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। उपयोग कहाँ किया जाता है इसका, तो H2L ईंधन मार्गरीन पर, Cl2 जल की स्वच्छता PVC या CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है इसमें। इसके बाद HCl का उपयोग इस्पात की सफाई में, औषधियों में किया जाता है। NaOH का उपयोग धातुओं के ग्रीज हटाने के लिए, साबुन में, कागज बनाने के लिए NaOH का प्रयोग किया जाता है। Cl2 और NO2 का व्यंजक चूर्ण घरेलू व्यंजन, वस्त्र व्यंजन के लिए किया जाता है। अब देखते हैं हम व्यंजक चूर्ण के बारे में। तो देखिए व्यंजक चूर्ण क्या होता है, तो शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH का उल्टा पर क्लोरीन की अभिक्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो देखो व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो CaOH का उल्टा प्लस Cl2 जब अभिक्रिया कराती हैं तो CaOCl2 बनता है प्लस H2O निकलता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वस्त्र उद्योग में, सूती व लिनेन के व्यंजन के लिए, ठीक है। जबकि कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के व्यंजन के लिए, साथ ही रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 जब अभिक्रिया करता है तो NH4Cl प्लस NaSCO3 बेकिंग सोडा होता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। जैसे हम इसको, तो 2NaSCO3 जब इसको गर्म किया जाता है तो Na2CO3 प्लस H2O निकलता है और प्लस CO2 निकलती है। आगे देखते हैं इसका उपयोग क्या क्या होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक या खमीर उठ जाता है तथा इससे से यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। स्पंजी मतलब फूल जाता है। यह एंटीसेडेंट का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। आगे देखते हैं धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का सूत्र अपन ने पढ़ा था Na2CO3 × 10H2। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। कैसा है, क्षारीय लवण है। Na2CO3 जब इसका जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनता है Na2CO3 × 10H2O। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पहला इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट अर्ध हाइड्रेट पॉप बनता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। यानी जिप्सम को गर्म करने पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की से हम फिर से जिप्सम यानी सभी जल में मिलाने पर ये जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ में प्रदान करता है। तो CaSO4 × हाफ H2O प्लस, इसमें जब हाफ H2O मिल जाता है तो ये फिर से क्या CaSO4 × 2H2O यानी जिप्सम बन जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों की जगह सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट के सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। अब देखिए क्रिस्टलन जल। तो लवण के एक सूत्र में इकाई के जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो देखो CuSO4 × 5H2O में क्रिस्टलन जल के 5 अणु हैं।
यानी जो पहले लगा होता है वो क्रिस्टन जल का अणु होता है। जैसे Na2CO3 है तो इसमें क्रिस्टन जल कितना है 10, क्योंकि 10 आगे लगा है। CaSO4 × 2H2 है तो इसमें 2 पहले लगा है तो क्रिस्टन जल कितना है 2। तो यहाँ ये रही हमारी कक्षा 10 के विज्ञान की सेकंड चैप्टर का रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर भी किया करो। अगर वीडियो कैसी लगती है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो, जिससे कि हमें एक उत्साह मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका सुझाव दिया करो। बाकी इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।